समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे हमारे प्रदेश के अंदर जो निर्माण श्रमिक है, उन श्रमिकों के लिए जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं को किस तरीके से मजदूर हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। प्रदेश के अंदर जो भवन निर्माण कर्मकार है, भवन निर्माण के कार्य के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये योजना है जो पिछले 15 साल से हमारे प्रदेश के अंदर लागू है। और इस योजना में बहुत सारे मजदूर को कोई लाभ या जो सरकारी योजना है उसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा है। हम ये वीडियो अपलोड इसलिए कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए जो योजना है, हितकारी जो योजना है, उन योजनाओं के लाभ मजदूरों को मिल सके, मजदूर उसके लाभ ले सके, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो को आज बना रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि भवन निर्माण के मजदूर के दायरे में कौन कौन आता है। भवन निर्माण के मजदूर के दायरे में वो सभी श्रमिक आते हैं जो राजमिस्त्री है, रेजा है, कूली है, उसके साथ जो भवन के अंदर जो प्लम्बर के काम करते हैं, जो बिजली फिटिंग के काम करते हैं, जो पेंटिंग के काम करते हैं, जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, जो टाइल्स लगाता है, ये सभी मजदूर भवन निर्माण मजदूर के दायरे में आता है। और भवन निर्माण मजदूर इनके अलावा जो आपके पुलिया के निर्माण करते हैं, पुल के निर्माण करते हैं, या आपके सड़क बनाते हैं, ये सब भवन निर्माण मजदूर के दायरे में आते हैं। और ये सभी मजदूरों के लिए ये कल्याणकारी योजना है। लेकिन सवाल ये है कि ये सभी मजदूरों को ये योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। सबसे पहला सवाल ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो यह है कि मजदूरों को लाभ कैसे मिलेगा, सरकार की क्या क्या योजना है, और दूसरा उन योजनाओं को हासिल करने के लिए मजदूरों को क्या करना पड़े। तो 3 हिस्सों में हम इस वीडियो को विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि मजदूरों को योजनाओं के लाभ मिलने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले मजदूरों को अपना पंजीयन कराना पड़ेगा श्रम विभाग में, और वो पंजीयन कराने के लिए मजदूरों को अपने बैंक खाता, अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, ये दस्तावेज के साथ आपको किसी चॉइस सेंटर में जाना है, या श्रम विभाग के ऑफिस में जाना है, या जनपद पंचायत में अगर श्रम विभाग के कोई कर्मचारी वहां नियमित रूप से बैठते हैं तो उनके पास जाके आप ये पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में श्रममेव ऐप है, तो श्रममेव ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो आप श्रममेव ऐप के सहारे भी खुद स्वयं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन में आपको जो दस्तावेज लगेंगे, फिर से मैं दोहरा देता हूं, आधार कार्ड, आपके बैंक पासबुक, आपके राशन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, ये मजदूर के पंजीयन के लिए ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। इसके अलावा आपको सर्व घोषणा देना पड़ेगा कि आप साल में 90 दिन एक खुद को प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप साल में 90 दिन राजमिस्त्री का काम करते हैं, भवन निर्माण के इन कामों के साथ आप जुड़े हैं, चाहे वो आप बढ़ाई के काम करते हो, चाहे आप पेंटिंग के काम करते हो, चाहे आप बिजली फिटिंग के काम करते हो, चाहे आप नल फिटिंग के काम करते हो, चाहे आप राजमिस्त्री हो, चाहे आप रेजा हो, चाहे आप कुली हो, जो भी काम भवन निर्माण से संबंधित जो भी काम आप करते हैं, वो आपको खुद को एक घोषणा पत्र बना के लिख के देना पड़ेगा कि मैं 90 दिन, साल में 90 दिन, कम से कम 90 दिन मैं इन कामों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इससे मेरी आजीविका संचालित होती है। तो ये आपको दस्तावेज लगेंगे। इसके साथ आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे अगर कोई महिला आवेदन करेगी तो उसके पति या उसके पिता, उनके अगर संतान है तो उन संतानों के सबके आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। मतलब पिता है तो पिता के आधार कार्ड, अगर पति है तो पति के आधार कार्ड, और अगर बच्चे हैं तो उनके आधार कार्ड। अगर कोई पुरुष आवेदन करेगा तो वो अपने पत्नी के आधार कार्ड, अपने बच्चों के आधार कार्ड, अगर अविवाहित है पुरुष तो अपने पिता के या माता के किसी का आधार कार्ड उनको देके ये आवेदन करना पड़ेगा, ताकि जब जो पंजीयन होगा उस पंजीयन में आपके परिवार के सभी लोगों का नाम उसमें दर्ज हो सके।
ये क्यों दर्ज करवाते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे कि क्यों, आखिर क्यों जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके नाम आपके जो मजदूर पंजीयन होता है उसमें दर्ज होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जब आवेदन आप करेंगे चॉइस सेंटर के माध्यम से या आपके मोबाइल से या श्रम विभाग में जाके जब आवेदन आप करेंगे तो आपसे 30 रुपए लिया जाएगा, 10 रुपए श्रम विभाग लेंगे और बाकी पैसा वो चॉइस सेंटर वाले कंप्यूटर वाले रखते हैं, उनके चार्ज के रूप में वो लेंगे। अतिरिक्त कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, नियम के मुताबिक नहीं लिया जाना चाहिए। 30 रुपए में मजदूर का पंजीयन होना है। अब बात यह है कि जब आप ये आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद साथ में आपको मोबाइल नंबर भी मांगेंगे, मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा। जब आप आवेदन करेंगे तो 1 महीना या 2 महीने के अंदर आपकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जांच होगी आपके आवेदनों के कि आप सही में काम करते हैं मजदूर के रूप में या काम नहीं करते हैं या फर्जी तरीके से आप आवेदन किए। तो इसकी जांच होने के बाद आपके मोबाइल पे संदेश आएगा कि आपके कार्ड बन गए हैं, अपलोड हो गया। तो आप किसी चॉइस सेंटर में जाके या श्रम विभाग में जाके आप अपने कार्ड को अपलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप कि आवेदन आपको करना पड़ेगा, पहले पंजीयन करवाना पड़ेगा आपको कि आप एक पंजीकृत श्रमिक है। अगर आप पंजीकृत श्रमिक नहीं है तो सरकार के कोई भी योजनाओं के लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपको पंजीयन कराना है और पंजीयन कराने के बाद 1 साल बाद आपको सरकार की योजनाओं के लाभ मिलेंगे। पहले यह था कि 3 महीने के अंदर ये योजनाओं के लाभ मिलते थे कार्ड बनने के, पंजीयन होने के, लेकिन अभी सरकार ने नियम बनाया, नया जो सरकार है वो सरकार ने नियम बनाया कि 1 साल बाद आपके पंजीयन होने के सभी योजनाओं के लाभ आपको मिलेंगे। तो ये है पहला भाग कि सबसे पहले अगर सरकार की योजनाएं आपको चाहिए तो आपको अपना पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन के क्या क्या दस्तावेज और क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना है वो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। अब 1 साल बाद जो करना है वो क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिलेंगे। ये सबसे पहले ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, संतानें हैं और वो बच्चे या बच्ची जो भी है वो अगर स्कूल में, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको हर साल छात्रवृत्ति मिलेगा। 2 बच्चों को, अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो सिर्फ बड़े जो 2 बच्चे हैं उन 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 बच्चे हैं और बड़े जो 2 बच्चे हैं वो पढ़ाई संपूर्ण कर लिए, खत्म कर दिए। अब जो 2 छोटे बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो 2 छोटे बच्चे हैं ये दोनों छोटे बच्चे को छात्रवृत्ति श्रम विभाग के द्वारा नहीं दिया जाएगा। सिर्फ पहले जो 2 बच्चे होंगे, बड़े जो 2 बच्चे होंगे, प्रथम और द्वितीय, उन्हीं 2 बच्चों को आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है। तो ये जो छात्रवृत्ति का राशि है, पहली कक्षा में अगर आपकी बच्ची पढ़ती है तो उसको 2000 रुपए, और पहली कक्षा में अगर आपके लड़का पढ़ता है तो उसको 1000 रुपए मिलेगा। और ये पहली से 5वीं तक 1000, 2000, उसके बाद 2000, 4000, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो 10, 15,000, 20,000 तक वो मिलेगा। वो किस क्लास में कितना राशि मिलेगा उतना विस्तार से बताने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप आवेदन करोगे तब आप आवेदन के समय आपके पास कितना पैसा का लाभ आपको मिलेगा उसकी जानकारी ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहना है पहले यह है कि 2 बच्चों को आपको छात्रवृत्ति मिलेगा पंजीयन कार्ड होने के बाद। दूसरा जो योजना का लाभ मिलेगा वो है अगर आपके घर में 18 साल से ऊपर कोई लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, 18 से लेके 21 साल के अंदर अगर 2 लड़कियां हैं तो 18 से लेके 21 साल के बीच में जो लड़कियां हैं उनको 20,000 रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से। मतलब 2 लड़की के लिए आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो अक्सर गलतियां करते हैं मजदूर, 18 साल के बाद और 21 साल के पहले आपको इसके लिए इस 20,000 रुपए के लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन में क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या क्या किस तरीके से करना है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ योजना क्या क्या वो उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। योजनाओं के लाभ के लिए क्या करना है उसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। तो 2 जो बच्चियां हैं
उनके आपको 20-20 हजार रुपए अगर आपको मिलना है वो तभी मिलेगा जब आप 18 साल के बाद और 21 साल के खत्म होने के पहले आप आवेदन करेंगे, तब आपको ये 20-20 हजार रुपए मिलेगा। इसको बोलते हैं नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना। तो इसके तहत आपको 40 हजार रुपए, अगर दोनों बच्चियां हैं तो 40 हजार रुपए आपको मिलना है सरकार की तरफ से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपके घर में पहले 2 लड़के हैं और उसके बाद लड़की है, या पहले एक लड़की उसके बाद एक लड़का फिर एक लड़की, अगर 3 बच्चे हैं और इस तरीके से अगर है तो आपको सिर्फ एक ही लड़की को आपको पैसा मिलेगा 20 हजार रुपए। और मान लीजिए 2 लड़के हैं पहले और बाद में 2 लड़कियां हैं या एक लड़कियां, तो फिर आपको किसी भी लड़की का कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो अगर बड़े पहले और दूसरे नंबर पे अगर कोई लड़कियां हैं तो उनके लिए 20 हजार रुपए आपको मिलना है इस योजना के तहत। तीसरी जो बात है वो है कि जो महिला मजदूर है, महिला मजदूर को आपको साइकिल मिलना है। एक कार्ड पंजीयन होने के 1 साल बाद आपको साइकिल मिलेगा, साइकिल के लिए उसका आवेदन करना है, साइकिल मिलेगा। और बहुत सारे जगह पे साइकिल के बदले साइकिल के जो कीमत है उसकी पैसा या राशि सरकार मजदूर के बैंक खाते में जमा कर देती है। तो जो स्थिति बनेगी कि साइकिल के जब मिलेगा तो साइकिल या उसके बदले पैसा, ये महिला मजदूरों के लिए है। जो पुरुष मजदूर है, अगर उसका पंजीयन 5 साल पुराना हो गया हो तो वो फिर साइकिल के लिए आवेदन कर सकता है, उसको भी साइकिल मिलेगा। लेकिन उनका पंजीयन 5 साल होना अनिवार्य है। 5 साल के पहले पुरुषों को साइकिल नहीं दिया जाता है, महिलाओं को 1 साल बाद साइकिल मिलता है। तो ये है साइकिल योजना। साइकिल योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को ही साइकिल मिलेगा, लेकिन महिला को 1 साल बाद, पुरुष को 5 साल बाद। ये बात आप याद रखिए। चौथा है सिलाई मशीन योजना। इस सिलाई मशीन योजना के तहत जो महिला मजदूर का पंजीयन होगा, उस महिला मजदूर के पास अगर सिलाई के प्रशिक्षण करने का प्रमाण पत्र है तो उस महिला मजदूर को भी 1 साल बाद सिलाई मशीन का आवेदन कर। लेकिन इसमें उम्र है कि अगर वो 45 साल पार कर गई है तो सिलाई मशीन मिलेगा। 45 साल के कम नीचे वाले को सिलाई मशीन नहीं दिया जाएगा। 45 साल के ऊपर जिनका उम्र है वो सिलाई मशीन के पात्रता रखेंगे, लेकिन सिलाई मशीन उसी को दिया जाएगा जो आपके सिलाई मशीन के ट्रेनिंग लिया हो, प्रशिक्षण लिया हो और उसके पास प्रमाण पत्र हो, तब ये सिलाई मशीन दिया जाएगा। सिलाई मशीन के लिए भी वही है कि आपका सिलाई मशीन भी दे सकता है या सिलाई मशीन की जो राशि है वो राशि आपके बैंक खाता में जमा हो सकता है। और एक जो योजना है वो है जननी योजना। उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो महिला मजदूर जिनका पंजीयन हो चुका है, वो अगर गर्भवती होती है तो उनके 2 बच्चों के लिए उनको 15-15 हजार रुपए एक बार में 15-15 हजार रुपए सरकार देगी। लेकिन तीसरे बार अगर वो गर्भवती होगी तो उसकी पैसा सरकार नहीं देगी। 2 बार के लिए सरकार पैसा देगी 15 हजार रुपए करके। और ये जो महिला है इनको आवेदन करना है जब वो 3 महीना के गर्भवती हो जाएगी, तब उनको आवेदन करना है। तब वो पहला किस्त 3 महीने में मिलेगा, दूसरा किस्त 6 महीने में मिलेगा और 9 महीने में तीसरा किस्त मिलेगा। तो इसलिए हर 3 महीने में आपको आवेदन करना है। पहले 3 महीने में आप आवेदन करेंगे तो आपको 5000 मिलेगा, दूसरे 6 महीने में जब आप आवेदन करेंगे तो फिर 5000 मिलेगा, 9 महीने में जब आप आवेदन करेंगे तो फिर 5000 मिलेगा। इस तरीके से 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ दोनों बच्चों के लिए होगा, ये तीसरे के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए आप पंजीयन के पहले आपके 2 बच्चे हैं और पंजीयन के बाद आप अगर फिर गर्भवती हो गए हैं तो आपको तीसरे बार के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, भले आप पंजीयन के बाद पहली बार क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए सरकार पैसा नहीं देगी। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। जो बात है वो है कि पेंशन योजना है। इसमें एक मृत्यु होने पर अगर पंजीकृत मजदूर का दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसके नॉमिनी को। मैंने पहले बोला ना कि जो कार्ड आपके बनेंगे उसमें आपके पत्नी या आपके पिता या आपके पति ये जो नाम लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि वो वहां पे नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा। जो बच्चे आपके रहेंगे उसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा। तो अगर किसी मजदूर का कोई मौत हो जाता है दुर्घटना में
तो जो नॉमिनी आप जिनको नियुक्त करेंगे उस पंजीयन कार्ड में जिसका नाम रहेगा, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे आपके माता हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके पत्नी हो, चाहे आपके संतान हो, जो भी जिसको भी नाम आप बोलेंगे नॉमिनी बनाने के लिए, उस नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेगा अगर किसी मजदूर का दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो। और अगर स्वाभाविक मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपए उस नॉमिनी को मिलेंगे। तो ये है, आपके अगर मौत हो जाता है किसी मजदूर का दुर्घटना पे या साधारण स्वाभाविक रूप से, तो उसके लिए ये योजना है। जो और एक योजना है वो है पेंशन योजना। जिन मजदूरों का उम्र 60 साल हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उस मजदूर को 60 साल के बाद हर महीना 1,000 रुपया पेंशन राशि मिलेगा। जो सरकार के वृद्धा पेंशन मिलता है वो अलग है, ये अलग पेंशन है। इसमें हर महीना 1,000 रुपए मिलेगा। इसमें 2 विकल्प है, या आप हर महीने 1,000 रुपए लीजिए या आप एक मुश्त 15,000 रुपए लीजिए, जो विकल्प आप तय करेंगे। आप अगर 1,000 रुपए हर महीना लेंगे तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको हर महीने 1,000 मिलेंगे। आप अगर 15,000 लेंगे तो आपको एक ही मुश्त 15,000 मिलेगा, उसके बाद आपको फिर पेंशन का कोई राशि नहीं मिलेगा। तो ये बात आप अवश्य ध्यान रखिए कि एक मुश्त या 1,000 पैसा लेंगे या लेंगे, ये आपको विकल्प में चुनना पड़ेगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो पेंशन के लिए आवेदन है, आमतौर पे पेंशन के लिए आवेदन 60 साल के बाद किया जाता है, लेकिन ये जो पेंशन का आवेदन होगा, ये पेंशन का आवेदन 60 साल पूरा होने के पहले आपको करना है। 59 साल से लेकर 60 साल के बीच में हमारे पास बहुत सारे मजदूर आते हैं जिनके 60 साल हो गए हैं और वो पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेंशन के आवेदन ऑनलाइन में स्वीकार ही नहीं होगा क्योंकि उनके 60 साल उम्र हो चुका है। तो इसीलिए जिनके उम्र 60 साल पार नहीं हुआ है और 59 साल हो गया है, वो साथी अपने समय रहते हुए पेंशन के लिए आवेदन करेंगे। तो 60 साल जैसे ही पूरा होगा उसके बाद से पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या एक मुश्त पेंशन आपको मिलेगा। और एक योजना है, और भी 2-3 योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सरकार के तरफ से आपको अनुदान मिलता है 1.5 लाख या 1,30,000 जो भी अनुदान मिलता है, उसके अलावा अगर आप पंजीकृत श्रमिक है तो आपको अतिरिक्त 1 लाख रुपए अनुदान मिलेगा सरकार के तरफ से। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप जिस मजदूर का पंजीयन है उसी मजदूर के नाम पे जमीन का पट्टा होना भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके जमीन के पट्टे आपके पत्नी के नाम पे है, या आपके पति के नाम पे है, या आपके पिता के नाम पे है, मजदूर कार्ड आप बनाए हैं और मकान आपका बन रहा है, लेकिन आपको जो 1 लाख रुपए मिलना है वो 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा। वो 1 लाख रुपए मिलेगा उसी मजदूर को जिस मजदूर के नाम पे वो जमीन का पट्टा है। तो जमीन का पट्टा होना उस मजदूर के नाम पे और उसी मजदूर के नाम पे पंजीयन कार्ड होना, ये दोनों शर्त को जो पूरा करेगा उनको 1 लाख रुपए का ये प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि उनको मिलेंगे। ये एक योजना है। और एक योजना है वो है आपके घर में जो नौजवान बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो उन बच्चों को, नौजवान बच्चों को सरकार के तरफ से प्रशिक्षित किया जाएगा। और उसमें बहुत सारी चीजें प्रशिक्षण देने का, पहले तो बहुत सारी चीजें थे, ड्राइवर थे, कंप्यूटर सिखाने के थे, मोबाइल मैकेनिक के थे, भवन निर्माण के थे, अलग अलग ट्रेनिंग वो करवाते हैं बच्चों का। तो ये एक योजना है। इस योजना में भी आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवा सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जब वो ट्रेनिंग होगा, चाहे वो जितने दिन के भी ट्रेनिंग हो, 5 दिन को, 10 दिन को, 1 महीना को, 2 महीने को, उसके लिए अलग से सरकार जो ट्रेनिंग के पीरियड में, ट्रेनिंग की अवधि में सरकार जो ट्रेनिंग लेगा बच्चे उसको पैसा देगा। वो जो न्यूनतम मजदूरी है उसका आधा पैसा सरकार देगा ट्रेनिंग के समय। तो ये एक योजना है, ये योजना भी का भी लाभ आप ले सकते हैं। आखिरी में जो योजना है वो योजना है कि आपके जो मजदूर है वो जिस औजार का उपयोग करके अपना काम को करते हैं वो औजार देने का प्रावधान है इस योजना के तहत। इसमें आपको या तो औजार मिलेगा या औजार की जो कीमत है वो कीमत आपको दिया जाएगा। जैसे कुली है, कुली के लिए सब्बल है, गैती है, फावड़ा है, इस तरीके के। जो राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री के लिए जो औजार है वो उनको दिया जाएगा। तसला है और आपके
करनी है, ये सब जो लगता है राजमिस्त्री के काम के लिए। कोई बढ़ाई है तो बढ़ाई के लिए जो औजारें लगते हैं वो दिया जाएगा। जो बिजली फिटिंग का काम करते हैं उनके लिए जो औजार है वो औजार दिए जाएंगे। जो नल फिटिंग के काम करते हैं उनके नल फिटिंग के लिए जो औजार लगते हैं उस औजार दिए जाएंगे, उसका पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एक योजना है। इस योजना में आप मजदूरों के औजार मिलते हैं। और एक जो योजना है वह सुरक्षा उपकरण दिया जाएगा, जो मजदूरों के सुरक्षा के लिए जो जो उपकरण की जरूरत है, हेलमेट की जरूरत है, गमबूट की जरूरत है, दस्ताना की जरूरत है, जिस काम के लिए जिस मजदूर को जो सुरक्षा उपकरण की जरूरत है वो सुरक्षा उपकरण सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और या उपकरण दिया जाएगा या उसका जो कीमत होगा उस पैसा बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो ये है योजनाओं की मुख्य जो योजना है, उन योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। पहले हमने जानकारी दिया था कि किस तरीके से आपका पंजीयन करने के बाद आप इन योजनाओं के लिए हकदार बनेंगे। अगर आप पंजीयन नहीं करेंगे तो आप इन योजनाओं के हकदार नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको पंजीयन कराना है और पंजीयन कराने के 1 साल बाद इन योजनाओं के लाभ के अधिकार आपके पास आ जाएगा। अब सवाल है कि ये योजनाओं का लाभ आप कैसे लेंगे। हमारे पास बहुत सारे मजदूर आते हैं जिनके पंजीयन 4 साल 5 साल हो गया या 5 साल के ज्यादा हो गया, लेकिन उनको किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। इसमें जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर आपका कार्ड पंजीयन 5 साल पुराना हो गया तो हर 5 साल में उस पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण करना पड़ेगा। अगर आप नवीनीकरण नहीं करेंगे तो आपका कार्ड निरस्त हो जाएगा, पंजीयन निरस्त हो जाएगा। आप फिर किसी भी योजना के लाभ लेने का अधिकार से आप वंचित हो जाओगे। तो हर 5 साल में मजदूर कार्ड का पंजीयन कराना अति आवश्यक है। दूसरी जो बात ध्यान रखना है, अगर आपने पंजीयन कराया और 5 साल तक सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं लिए हो और अगर आपके कार्ड निरस्त हो जाता है तो उसके बाद दोबारा आपका पंजीयन होगा ही नहीं। ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कार्ड बनाए तो 5 साल में आपको नवीनीकरण करना है और 5 साल के अंदर आपको सरकार की कोई योजनाओं का लाभ आपको लेना है, तब जाके आप फिर उसको निरंतरता आपकी बनी रहेगी। और ये जो पंजीयन कार्ड है, मजदूर पंजीयन कार्ड है, मजदूर पंजीयन कार्ड से आप शहर के अंदर हो, गांव के अंदर हो, आप राशन दुकान में बीपीएल कार्ड भी बना सकते हैं। यानी गरीबी रेखा के नीचे जो कार्ड है वो कार्ड भी इस मजदूर पंजीयन कार्ड के रहने से ही बनेगा। तो इसीलिए इसका उपयोग आप अगर किसी मजदूर के पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो ये मजदूर पंजीयन कार्ड से भी वो अपना बीपीएल कार्ड बना सकता है। अब आते हैं हम लोग कि इस योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। ये कार्ड बन के आप अगर अलमारी में रख देंगे संभाल के लेमिनेशन करके तो योजना के लाभ आपको नहीं मिलने वाले। वो सरकार के तमाम योजना है, वो योजना के पैसे सरकार अपने विज्ञापन में खर्च कर देंगे और सरकार ये बताएंगे भी नहीं कि कैसे आपको योजना के लाभ मिलना है। तो इसीलिए योजना के लाभ अगर आपको लेना है तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या करना है। ठीक वही काम आपको करना है जो काम आप अपने मजदूर पंजीयन के लिए ऑनलाइन में आवेदन किए थे। आपको ऑनलाइन में आवेदन करना पड़ेगा कि आप कौन सी योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जब आप ऑनलाइन में जाएंगे तो आपके आधार कार्ड लगेगा, आपके बैंक पासबुक लगेगा और जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चे नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आप लाभ लेना चाहते हैं तो नौनिहाल छात्रवृत्ति के लिए आपके बैंक पासबुक लगेगा, आपके मजदूर का जो पंजीयन कार्ड है वो लगेगा, आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके अंक सूची, जो आखिरी अंक सूची जो है, मतलब जैसे मान लीजिए वो बच्चे अगर आपके इस साल 8वीं में गया तो 7वीं की अंक सूची, अगर वो 11वीं में गया तो 10वीं की अंक सूची। तो इस तरीके से अंक सूची आपको देना है और उस स्कूल के या कॉलेज के जो मुखिया है यानी प्रिंसिपल होगा, प्राचार्य होगा या हेडमास्टर होगा या अगर वो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो उपाचार्य होगा, उनका एक प्रमाण पत्र कि आपके बच्चा उस कॉलेज में, उस स्कूल में या उस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है, उसका एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो बच्चे का अंक सूची, स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, आपके मजदूर कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके बैंक पासबुक और बच्चे के आधार कार्ड। ठीक है, बच्चे के आधार कार्ड, अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे के लिए आप अगर आवेदन करते हैं छात्रवृत्ति के लिए तो दोनों बच्चे का आधार कार्ड लगेंगे। इसीलिए मैं जब पहले बताया था ना आवेदन में बच्चों के नाम क्यों शामिल किए जा रहे हैं, वो बच्चों के नाम इसलिए शामिल किए जा रहे हैं कि
ये जब आप छात्रवृत्ति का आवेदन करेंगे या जब नौनी सशक्तिकरण का आवेदन करेंगे तो वो जो कार्ड बनेगा, आपका जो पर्ची आपको मिलेगा, जो कागज आपको मिलेगा, उसमें इन बच्चों के नाम सब दर्ज रहेगा। इसीलिए वो सबके नाम दर्ज करते हैं। तो बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि किसी चॉइस सेंटर में जाके या आपके मोबाइल पे जिस ऐप का नाम मैंने पहले बताया उस ऐप अगर है तो आप खुद भी घर बैठ के ये आवेदन कर सकते हैं, या आप जनपद में जा सकते हैं, या आप चॉइस सेंटर में जा सकते हैं, या आप श्रम विभाग में जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके ये छात्रवृत्ति का आवेदन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप नौनी सशक्तिकरण के लिए 20-20 हजार रुपए आपको चाहिए तो आपको बच्चे के आधार कार्ड, बच्ची की आधार कार्ड जिसके मतलब उसको उम्र के ये दस्तावेज चाहिए जिसमें ये साबित हो कि वो 18 साल हो गया और 21 साल से अधिक नहीं हुआ है, वो चाहिए। आपके मजदूर कार्ड चाहिए, आपके बैंक पासबुक चाहिए, आपके आधार कार्ड चाहिए, बच्ची के आधार कार्ड चाहिए। तो हर जितने भी आप आवेदन करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए, जितनी योजना के लिए भी आप आवेदन करेंगे उस आवेदन में ये अनिवार्य है आपके मजदूर कार्ड, आपके बैंक पासबुक, मतलब पंजीकृत मजदूर का बैंक पासबुक, पंजीकृत मजदूर का पंजीयन कार्ड और पंजीकृत मजदूर का आधार कार्ड, ये तो अनिवार्य है ही, ये तीनों तो लगेंगे ही लगेंगे, लगना ही है। उसके बाद जिस योजना के लिए आप आवेदन करेंगे उस योजना के लिए अलग अलग दस्तावेज लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि गर्भवती महिला है, अगर वो आवेदन करेंगे तो उनके डॉक्टर का प्रमाण पत्र चाहिए कि वो गर्भवती है, ठीक है, और उस महिला के पंजीयन कार्ड तो है ही है, उनके पासबुक चाहिए और उनके आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, ये दस्तावेज चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको इंदिरा आवास योजना के लिए अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए आपके मजदूर पंजीयन कार्ड लगेंगे, आपके आधार कार्ड लगेंगे, आपके बैंक पासबुक लगेंगे, और इंदिरा आवास योजना में आवंटन हुआ ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा, और साथ में आपके जमीन के पट्टा जो है वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज आपको लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मृत्यु के बाद अगर मृत्यु होता है तो इसमें आप ध्यान रखना, अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो स्वाभाविक हो चाहे वो दुर्घटना हो, तो मृत्यु होने के 3 महीने के अंदर आपको आवेदन जमा करना है। अगर उसके बाद आवेदन जमा करेंगे तो सरकार की तरफ से आपको उसका लाभ से आप वंचित हो जाओगे, ऑनलाइन में वो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो अगर किसी मजदूर का मौत हो जाता है तो उसके मजदूर का जो पंजीयन कार्ड है वो पंजीयन कार्ड लगेगा, मजदूर के आधार कार्ड लगेंगे, मजदूर के मृत्यु प्रमाण पत्र लगेंगे, और उनके और बैंक पासबुक लगेंगे मजदूर के भी। साथ में जो नॉमिनी है उस नॉमिनी के आधार कार्ड, उस नॉमिनी के बैंक पासबुक, ये दोनों चीज नॉमिनी के भी लगेंगे। वो नॉमिनी जिसको नियुक्त करके जाएंगे वही होंगे नॉमिनी, उस नॉमिनी के आधार कार्ड और आपके बैंक पासबुक लगेंगे, और जो जिस मजदूर का मौत हुआ, मृत्यु हुई है, उस मजदूर के बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पे ऑनलाइन में मांगेंगे, उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए 3 महीने के अंदर आपको आवेदन करना है मृत्यु के, उसके बाद आवेदन करेंगे तो आवेदन स्वीकार ही नहीं होगा। तो ये ठीक उसी तरीके से पेंशन का आवेदन भी आप करेंगे तो उसमें भी मजदूर का पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और उस आधार कार्ड पे उम्र का जिक्र है तो उस उम्र भी वहीं से वेरीफाई हो जाएगा, जांच हो जाएगा उम्र की आपका 60 साल हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अगर आवेदन करना पड़ेगा हर साल, जैसे छात्रवृत्ति साइकिल के लिए भी आपको आवेदन करना है तो आपका कोई मजदूर पंजीयन कार्ड लगेगा, आपको उम्र 35 साल से कम है ये साबित करना पड़ेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक देना पड़ेगा। सिलाई मशीन के लिए भी वही है कि 45 साल से अधिक आपका उम्र हो गया, उसके साथ सिलाई मशीन की आप ट्रेनिंग लिए, प्रशिक्षण लिए, उसके प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो सब में वही है कि आपको जिसमें इसमें प्रमाण चाहिए उसमें प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आमतौर पे जो मजदूर है वो बहुत सारे मजदूर कार्ड बना लेते हैं, पंजीयन करवा लेते हैं, लेकिन उनको योजनाओं के लाभ नहीं मिलता, या योजना के लाभ कैसा लेना है उनको जानकारी नहीं है। हमारा मकसद है कि मजदूरों की ये जो योजना है, इन योजनाओं के लाभ मजदूरों को मिले, हम ये चाहते हैं। और अगर ये लाभ मिलेगा, इसीलिए हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इससे लाभ ले सके। और हमारे मजदूरों के बीच में जो संगठन है राजमिस्त्री मजदूर रेजाकुली एकता यूनियन, जो राज्य स्तर का संगठन है, उसके अलग अलग जिले में अलग अलग पदाधिकारी है। हम इस वीडियो में उस राज्य संगठन के जो नेता है
अध्यक्ष और महासचिव, हम उनके मोबाइल नंबर इस वीडियो में अपलोड करेंगे। आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आप कमेंट्स करके भी अगर आप बताएंगे किस प्रकार की समस्या आ रही है तो हम उसका जवाब आपको दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि और जो मजदूर जो ये जानकारी जिनके पास नहीं है, जो इस योजनाओं के लाभ से वंचित है, वो भी इस योजनाओं का लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।